वेल आई एम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं और कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब इस चैनल पर पर्टिकुलरली आपका कावेरी स्टार्ट रहेगी क्लास 9 की न्यू इंग्लिश की बुक। इस बुक के बारे में एक बेसिक इंट्रो में तुम्हें दे चुका था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाओ पहले देखो कि हम किस तरीके से और कैसे लेकर जाएंगे। अगर वो वीडियो देख चुके हो तो करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि हम कैसे चीज़ों को लेकर जाएंगे। बहुत सिंपल रहेगा। मैं तुम्हें चैप्टर का बिल्कुल ही इन डेप्थ एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में एनसीईआरटी से है। तो जितनी भी एनसीईआरटी में लाइन है उनको मैंने सिस्टमैटिक यहाँ पर अरेंज किया और मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि तुम्हें चैप्टर बकायदा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। और जब एट द एंड हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे तो एक वीडियो और आएगी जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं और आंसर को प्रेजेंट करने का हमारा अपना क्या और कैसे एक तरीका रहेगा। चलो तो करते हैं स्टार्टिंग। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस चैप्टर को लिखने वाला आपकी ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति। यार इस साल पता है क्लास 9th में क्या चेंज किया? लास्ट टाइम तक ना जब तुम इंग्लिश को कंप्लीटली गो थ्रू करते थे तो वहां पर जितने भी ऑथर्स थे वो ब्रिटिश मतलब फॉरेनर थे, इंडियन कोई नहीं था, थे बहुत मिनिमल। मुझे एक बात बताओ यार, हम क्या इंडियंस अपने कल्चर अपने आर्ट कभी इसकी वैल्यू नहीं करेंगे? हम लोगों ने भी तो काफी सारे क्राफ्ट्स काफी सारे लिटरेचर्स को लिखा। तो बेहतर रहेगा ना कि हम अपनी स्टोरीज को पढ़ें, ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के पोइट्स या ऑथर्स हैं उनको हम बहुत ज्यादा प्रेरित करें। तो बस इस बार यही चेंज किया सीबीएसई ने कि जब मैं तुम्हें ये बुक कावेरी कराऊंगा, इसमें 8 चैप्टर्स 8 पोएम्स कराऊंगा, तो उसमें जितने भी चैप्टर्स के ऑथर्स होंगे वो मैक्सिमम इंडियन होंगे और यही इस बुक की क्वालिटी है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तुम स्टोरी से इतना रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक दादी माँ और एक दादी माँ की पोती। और ये पोती इस स्टोरी में दादी माँ को पढ़ना सिखाएगी, लिखना भी सिखाएगी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना लिखना दोनों ही सिखाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली तुम रीड तभी कर सकते हो जब तुम राइट करना जानते हो। तो अब वो स्टोरी क्या कैसे रहती है इसको लिखने वाली सुधा मूर्ति है। और वो अपने ही बचपने के बारे में कुछ चीजें बताती हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यार क्या कभी तुमने देखा कि जो तुम्हारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? वो अपना समय कैसे गुजारते हैं? और क्या तुम उनके साथ अपना समय गुजारते हो? ऑब्वियस, क्या तुमने उनके साथ कोई एक इंपॉर्टेंट मोमेंट शेयर किया? व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा हो जहां पर कि तुम्हारा अपना एक एक्सपीरियंस रहा हो? या व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजली बट एंजॉय वाचिंग यू डू? घर में बड़े बुजुर्ग वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ चीजों को करते हुए अधिक एंजॉय करते हो। तो है तुम्हारे पास कोई अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको कि तुम शेयर कर सको? अब तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं वो एक अलग केस है। यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलता है क्या कि कहानी के स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक वर्ड्स दिए हैं, इनके मीनिंग पता हूं। चलो मैं बताता हूं, तुम सुनना। एक्साइटेडली मतलब बहुत उत्सुकता के साथ किसी चीज को करना। बिलीवेबल जब तुम्हें किसी चीज पर यकीन हो। पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया मतलब कम्युनिटी, वो लोग जो कि एक एरिया में रहते हैं। डिस्कशन किसी चीज पर डिबेट करना है ना, बहस करना। अ पार्ट ऑफ स्टोरी मतलब कहानी का कोई एक हिस्सा। फोकस जब तुम किसी चीज को बहुत ध्यानपूर्वक करते हो। मेन कैरेक्टर स्टोरी के जो लीड आर्टिस्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब गाइड, निर्देश देना, तो वो चीज। अब बुक की स्टार्टिंग में तुम्हें बता रखा है कि एक्चुअली में ये जो वर्ड्स हैं और ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस वर्ड्स के मीनिंग को हाइड किए हुए हैं। क्या तुम बता सकते हो? आओ, हाँ हम बता सकते हैं, देखते हैं। देखो, प्रोटेगनिस्ट किसको बोलते हैं? पर्टिकुलरली जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। तो फर्स्ट इसका क्या है? मेन कैरेक्टर। याद रहेगा, प्रोटेगनिस्ट अगर मैं पूछता हूँ किसको कहा जाता है तो क्या कहोगे? मेन कैरेक्टर। तो प्रोटेगनिस्ट क्या है? तुम्हारा मेन कैरेक्टर। डिबेट डिबेट मतलब क्या हो जाता है? डिस्कशन। तो तुमने फाइंड फाइंड कर लिया कि डिबेट का कौन सा है? फोर्थ, डिस्कशन। आगे आ जाते हैं। एपिसोड फ्रॉम विच एन इंस्पिरेशन स्टोरी इट वाज अ लाइफ स्टोरी। तो तुम इसको भी रिलेट कर पा रहे हो। अ पार्ट ऑफ स्टोरी, क्या? अ पार्ट ऑफ स्टोरी। फिर आगे देखते हैं क्या है। कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी एवरी डे वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद। तो यहाँ पर भी अगर तुम देखते हो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या? कम्युनिटी। और मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कम्युनिटी क्या होता है। बताओगे? पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कंसंट्रेशन, तुम रिलेट कर सकते हो, फोकस, है ना। इसके अलावा अगर मैं बातचीत कर लूँ, ईगरली उत्सुकता के साथ कोई चीज हो। उत्सुकता मतलब ऑब्वियस, एक्साइटेडली। कन्विंसिंग मैनर एज आवर थिएटर टीचर हेड,
कन्विंसिंग, कन्विंसिंग वेल तुम रिलेट ही कर पा रहे हो कि कन्विंसिंग किसको कहा जाएगा, बिलीवेबल, जिसपे यकीन हो सके। और गाइडेड, वेल गाइड मतलब क्या है, डायरेक्ट। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ऑब्वियस बुक को स्टार्ट करने से पहले तुमने देखा होगा, अगर तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही तो समझ गए कि एक्चुअली में जब तुम अपनी बुक को एनसीईआरटी से गो थ्रू करोगे, वेल कावेरी, तो चैप्टर का टाइटल क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। वेल ये दादी माँ है, और ये वेल वो ग्रैंड डॉटर है जो अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाएंगी। और इस स्टोरी की जो ऑथर रहेंगी, वेल वो कौन रहेंगी, सुधा मूर्ति। और स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके के वर्ड्स थे जो कि हमारे इस कहानी में यूज होंगे, ताकि हमें वर्ड्स की मीनिंग एक्चुअल में क्लियर हो। चलो तो करते हैं आप कहानी को स्टार्ट। व्हेन आई वाज अ गर्ल, सुधा मूर्ति बता रही है अपने बारे में, व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहती थी। वेल वो गांव नॉर्थ कर्नाटका में था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो वेल वो बताती है कहानी में कि जब मैं 12 साल की थी तो मैं एक गांव कर्नाटका के नॉर्थ हिस्से में रहती थी अपने दादी दादा के साथ। वो एक दौर था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था बहुत बेहतर नहीं था, तो हमें जो सुबह का अखबार था वो दोपहर में मिला करता था। और वेल जो वीकली मैगजीन थी, यार जब मैं छोटा था ना तो मुझे काफी अच्छा लगता था अमर उजाला को पढ़ना। तो अमर उजाला अखबार में एक छोटी पतली सी किताब आया करती थी, वेल उसको रूपायन कहा जाता था। तो वो चीज है कि वीकली वीकली एक मैगजीन आती थी, वो एक दिन लेट हो जाया करती थी, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर नहीं था। और हम लोग ईगरली काफी उत्सुकता के साथ वेट करते थे कि वो बस कब आए, और कब वो अपने साथ पेपर्स के साथ साथ पर्टिकुलरली क्या भी लेकर आए, वीकली मैगजीन। तो वो बताती है कि जब वो छोटी सी 12 साल की थी, तो वो वेट किया करती थी अखबार का। उनका गांव में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर नहीं थी, तो अखबार एक दिन मतलब अखबार सुबह का दोपहर में आया करता था, और मैगजीन्स यूजली एक दिन लेट। एट दैट टाइम बताती है, उस टाइम पर ना एक बहुत ज्यादा पॉपुलर राइटर हुई है त्रिवेणी, बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज में वो लिखती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, काफी बेहतर राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड, उनकी लिखावट को पढ़ना बहुत आसान था, एंड वेरी कन्विंसिंग। जो आर्ग्यूमेंट्स वो अपनी स्टोरी में लिखती थी वो भी काफी कन्विंसिंग थे, मतलब लोग उसको पढ़कर कन्विंस हो जाया करते थे, उन्हें यकीन हो जाया करता था। हर स्टोरीज यूजली, उनकी जो स्टोरीज थी वेल वो डील किससे करती थी, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी पीपल। यार ऑब्वियस है ना, जब तुम कोई मूवीज को देखते हो तो क्या वही घिसी पिटी चीजें, कि किसी एक लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, मम्मी पापा के दिखे थे वही। तो जो बेसिक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील किया करती थी, और उनके नॉवेल्स को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो जो कन्नड़ लिटरेचर थी उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। इवन नाउ, आज भी उनकी मौत को हुए लगभग 40 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग आज भी उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो एक इंसान तो चला गया, फिर माइकल जैक्सन, जानते हो, यार ये इंसान एक्चुअली में 2009 में पूरा हो जाता है, लेकिन आज भी इसके लिखे हुए गाने, इसके लिखे हुए सॉन्ग्स लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आज भी इसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो ये कहती है कि हालांकि त्रिवेदी को तो लगभग गुजरे हुए काफी साल हो गए थे, और लगभग उस 40 साल के बावजूद भी लोग आज उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं। अब उनकी ना एक नॉवल का जिक्र किया जाएगा, वो नॉवल का जिक्र ध्यान से सुनना। उनकी ना एक बहुत फेमस नॉवल थी काशी यात्री, वॉज एपियरिंग, उस पर एक सीरियल भी बनाया गया था कन्नड़ वीकली, करम वीरा करके आता था। इट इज द स्टोरी, ये एक स्टोरी थी ओल्ड लेडी की, और अर्डेंट मतलब उसका बहुत अच्छे से एक डिजायर, एक इच्छा थी कि उसको काशी जाना है, मतलब जो वाराणसी में पड़ता है। मोस्ट हिंदूज बिलीव, मतलब जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनका मानना रहा है कि अगर आप काशी में जाएंगे, और सॉरी काशी में जाएंगे और वर्शिप पूजा करेंगे लॉर्ड विश्वेश्वरा की, तो ये अल्टीमेट पुण्य, मतलब आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। अल्टीमेट मतलब फाइनल। दिस ओल्ड लेडी, इस बूढ़ी औरत को भी यकीन था कि कहीं ना कहीं जो इसका स्ट्रगल है वहां जाने का, वो डिस्क्राइब किया हुआ नॉवल में, कि इस स्टोरी में इसको एक बूढ़ी महिला को यंग ऑर्फन गर्ल मिलती है, जो ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, एक अनाथ लड़की मिलती है जो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे वेडिंग में जाने के लिए। और इन द एंड जो ओल्ड लेडी है, जो बूढ़ी लेडी है, वो सारी की सारी सेविंग्स उसको दे देती है उसकी शादी के लिए, और वो उस काशी वाली जगह नहीं जा पाती। और वो क्या बोलती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जो ये खुशी है ना एक अनाथ लड़की की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू किसको वर्शिप करने से, किसको पूजा करने से, लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो वेल समझ गए कि एक्चुअल में जो नॉवल नॉवल थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वेल वो नॉवल क्या थी, काशी यात्री। उस पर एक टीवी सीरियल भी बना था कन्नड़ में, उसका नाम क्या था, कर्मवीरा। इस नॉवल में एक्चुअल में एक बूढ़ी महिला काशी जाना चाहती थी, काशी में किसको दर्शन करने, लॉर्ड विश्वेश्वरा। लेकिन वो जितनी भी अपनी सेविंग्स थी उसको क्या करती है, किसी को एज ए डोनेशन दे देती है, डोनेट एज अ चैरिटी किसको देती है, एक अनाथ लड़की जिसको प्यार हो गया था, और वेल जो शादी करना चाहती थी, और उसने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस किया ताकि उस लड़की का ड्रीम पूरा हो सके। तो ऐसे करके कुछ इस नॉवल में था। तो माय ग्रैंड मदर, तो वो बताती है कि जो मेरी दादी माँ थी कृष्ण का,
नाम गिवन है। तो कृष्णा का जो मेरी दादी माँ थी, नेवर वेंट टू स्कूल, हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गई, तो वो पढ़ भी नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार एक मैगजीन आती थी, और वो कहती है कि वो उस मैगजीन को पढ़कर सुनाया करती थी अपनी दादी को, क्योंकि दादी तो अनपढ़ थी। तो हमारी जो ऑथर है सुधा मूर्ति, वो ये पढ़कर अपनी दादी को सुनाया करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय पर शी वुड फॉरगेट, वो अपने सारे काम को भूल जाया करती थी दादी, और उस नॉवल को बहुत ध्यान से सुना करती थी। यार एक्चुअल में ना रिलेट करना, आज तक जितनी भी मूवीज फेमस हुई है ना, वो वही मूवीज फेमस हुई है जिसमें एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से रिलेट करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, यार स्पाइडरमैन एक ऐसी मूवी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा अर्निंग करती है, क्योंकि स्पाइडरमैन में ना एक स्टोरी है टीनेजर की। एक्चुअली में मेन करेक्टर है पीटर पार्कर। पीटर पार्कर बेचारा डरपोक, एक ऐसा टीनेजर जिसको सब लोग परेशान करते हैं, जिसको हर कोई मारता पीटता है, और एट द एंड वो टीनेजर से हम लोग रिलेट करते हैं, और हमें वो स्टोरी पसंद आती है। तो दादी में ना, हमारी स्टोरी की जो दादी है, वो काशी यात्रा वाले दादी से रिलेट करेंगी कि मैं भी कभी खाने गई काशी, और वो भी खाने गई काशी। तो जो दादी है सुधा मूर्ति की, वो अपने आप को कहीं ना कहीं करेक्टर में ढूंढ रही हैं, इसलिए उनको वो नॉवल काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। पहले काशी की मैंने तस्वीर लगाई है। वेल, कभी जाइए तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और क्या तुम कभी गए हो काशी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाद में पूरा का पूरा जो टेक्स्ट था, मतलब जो वो दादी को पढ़कर सुनाया करती थी, दादी दिल से उसको याद किया करती थी और दूसरों को सुनाया करती थी। वो बताती है कि दादी को नॉवल इतनी अच्छी क्यों लगती थी, क्योंकि जो मेरी दादी माँ थी वो कभी काशी नहीं गई, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई किया करती थी उस नॉवल के प्रोटेगनिस्ट, समझ गए, मेन कैरेक्टर से। सो मोर देन एनीबडी एल्स, शी वॉज मोर इंटरेस्टेड। तो कोई इंटरेस्टेड होना हो, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ये जानने में कि अगली स्टोरी में क्या होगा, और वो इंसिस्ट, मतलब जोर दिया करती थी कि वेल वो उसको सीरियल पढ़कर सुनाए। जैसे वो वीकली मैगजीन आए, आफ्टर हियरिंग, और जैसे उन्हें पता चलता था कि काशी यात्रा में क्या हुआ, वेल वो अपने दोस्तों के पास जाया करती थी। टेम्पल कोर्टयार्ड, मतलब जो मंदिर का चबूतरा या मंदिर के आगे का प्रमाण होगा, मतलब प्रज्ञान होगा, वहां ये लोग जाया करते थे। वेयर वी चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे तो खेला करते थे हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक समझ दो ना, छुपन छुपाई, और दादी उन आइडियाज को डिस्कस किया करती थी। यार वेल, मुझे भी याद है यार, जब मैं छोटा था ना, तो मेरी नानी एक टीवी सीरियल देखती थी, सास भी कभी बहू थी, और मेरी नानी को उसका बहुत शौक था, और बहुत चाव के साथ देखा करती थी। और जब भी वो टीवी सीरियल आता था, कुकिंग वगैरह, मतलब खाना पकाना वगैरह सब रुक जाया करता था, और सबको पता था कि ये वो टाइम है कि नानी को ना डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और नानी कहती थी, हो इसके बाद क्या होगा स्टोरी में, ले ये इसने क्या किया, यार इसकी सास कितनी गलत कर रही है बहू के साथ। तो वेल वो मूवी को देखकर, उस स्टोरी या सीरियल को देखकर बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया करती थी। तो सेम दादी कर रही हैं भाई। उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है कि अब अगली काशी यात्रा में क्या होगा, अगली नॉवल में क्या आएगा। वो बताती थी कि वो लेटेस्ट एपिसोड्स को डिस्कस किया करती थी अपने दोस्त के साथ। एट द टाइम कहती है, मुझे तो कभी समझ नहीं आया कि किस चीज को लेकर इतना डिबेट और डिस्कशन हुआ है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, वो कहती है एक बार मैं शादी के लिए गई थी अपने कजन के पास, जो कि एक नेबरिंग विलेज में पड़ता है। इन दोज डेज, उस दिनों पर जो वेडिंग था वो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। हम जो बच्चे लोग थे, वो थॉरली इस इवेंट को ओरली बहुत एंजॉय किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम मजे से खाया पिया करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। तो बताती है कि जब हम छोटे थे तो हम बहुत मजे किया करते थे, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग लोग थे वो तो बिजी हो जाया करते थे, तो हमें वो फ्रीडम मिल जाया करती थी। और शादी के दौरान हम उस फ्रीडम का मिस यूज करते थे, मजे से खाते थे पीते थे घूमते थे। और कहते हैं मैं अपनी कजन के साथ ना, भाई कजन क्या होता है यार, तुम्हारा कोई अगर रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, चाचा का लड़का चाची की लड़की, तो वेल वो तुम्हारे कजन ब्रदर सिस्टर है। तो कहती है आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, तो मैं कपल ऑफ डेज के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन वहां मैं लगभग एक हफ्ता रुक जाती हूँ। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, और जैसे ही मैं अपने गाँव लौटती हूँ, आई सॉ माई ग्रैंड मदर, मैंने अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं चौंक गई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई, कहती मैंने आज तक उसे कभी रोते हुए नहीं देखा, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जीवन में कभी भी कितनी भी दिक्कतें आई हूँ, मेरी दादी कभी रोई नहीं। वॉट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड, कहती जब मैं एक हफ्ते बाद लौट कर आती हूँ ना, तो मुझे मेरी दादी की आंखों में आंसू दिखते हैं, और मैंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा। लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आए हूँ, कितनी भी कठिन परिस्थिति आई हूँ, उन्होंने हमेशा उसको हंसकर स्वागत किया। अब वो ना अपनी दादी को अव्वा बोलती थी। वेल, कर्नाटक में अव्वा को अम्मा बोलते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र ही जाइए, तो मराठी में अम्मी या मम्मी को आई बोलते हैं, आई। तो सब जगह पर अपना एक कुछ वर्ड्स हो जाते हैं। तो वो कहती है अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, अव्वा क्या सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, वो बताती मैं उसको अव्वा बोलती थी। कन्नड़ में, नॉर्थ कर्नाटका में इसका मतलब अम्मा ही होता है। शी नॉडेड, मतलब वो बोलती नहीं, बस ऐसे मुंडी लाती हैं। आई डिडेंट अंडरस्टैंड, कहती मुझे कुछ समझ नहीं आता, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इन द नाइट, कहती है रात को डिनर के बाद हम सो रहे थे ओपन टेरेस, मतलब छत पर, अपने घर के। इट वॉज अ समर नाइट, मतलब गर्मी की रात थी, और फुल मून मतलब पूर्णमासी, पूरा चांद निकला हुआ था। अबा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अब आती है और मैंने नजदीक बैठती है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, उनके हाथ जिसमें प्यार झलक रहा था मेरे ऐसे फोरहेड को टच करती हैं।
आई रियलाइज्ड, मुझे लगा शी वांटेड टू स्पीक, वो कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या दिक्कत है। अब देखो वो क्या कहेंगी। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, जब मैं यंग गर्ल थी ना, आई लॉस्ट माय मदर, मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। दादी अपनी कहानी सुना रही है कि एक्चुअल में वो पढ़ लिख क्यों नहीं पाई, उनका रीजन क्या है। और वेल अब वो एक अपनी इच्छा बताएंगी कि वो पढ़ना चाहती हैं। तो ध्यान से सुनना। कहती है व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, मैंने अपनी माँ को खोया। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई भी नहीं था जो कि मेरी देख रेख कर सके। माय फादर वाज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड, जो मेरे फादर थे वो बहुत बिजी थे और उनकी शादी कर दी जाती है दोबारा, मतलब जब उनकी मम्मी की डेथ होती है तभी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, और ये वो दौर था जब लड़कियों की शिक्षा पर इतना मतलब इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो कहती है मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और जब मैं यंग थी ना तभी मेरी शादी कर दी गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, और मैं बहुत व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे मतलब पोता पोती होते हैं। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना बनाना, फीड मतलब उनको खिलाना, तुम सबको। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। कहती उस टाइम पर मुझे पछतावा भी होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर, तो मैंने पक्का किया कि मैं स्कूल जाऊं ना जाऊं, लेकिन मेरे बेटे और मेरा पोता पोती स्कूल जाएंगे। तो वेल वो बता रही है कि मम्मी की बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी और अल्टीमेटली इस कारण से वो स्कूल नहीं जा पाई। एट द एंड वो पापा दूसरी शादी कर लेते, जिम्मेदारी आ गई, बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई। लड़कियों की एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती थी। फिर वो अपने परिवार में उलझ गई। हालांकि उनको रिग्रेट होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो अब तो मेरी उम्र बीत गई। आई कुडंट अंडरस्टैंड। कहती है, वो बोल रही है यहाँ पर कौन, आपकी सुधा मूर्ति, मतलब कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी दादी ऐसा क्यों बोल रही है। 62 62 ईयर्स ओल्ड की ग्रैंड मदर अब मुझे रात को बता रही है, एक 12 साल की लड़की को, वो भी अपनी स्टोरी मिडल ऑफ द नाइट। यार रात एक ऐसी चीज होती है, हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम अपने इमोशंस को कन्वे करते हैं। कहती बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था। आई लव्ड हर इमेंसली, कि ऐसा वो इसलिए बता रही है क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके और मेरे बीच में कनेक्शन है, तो वो अपनी मन की बात मुझसे शेयर कर रही है। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, तो इसलिए वो मुझे कुछ बता रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे को देखा। इट वॉज एन एम्पटी, वो बहुत ज्यादा नाखुश थी दादी। एंड हर आईज, और उनकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो दिखने में काफी अच्छी थी और हमेशा हंसती रहती थी, इवन टुडे, और आज भी। आई कैन नॉट फॉरगेट, कहती है आज भी मुझे वो एक्सप्रेशन याद है जब मैं लिख रही हूँ ना इस स्टोरी को, कि उनके चेहरे पर कितना चिंतित थी। आई लीन्ड, लीन्ड मतलब होता है ऐसे झुकना। कहती मैं आगे की तरफ झुकती हूँ। हेल्ड हर हैंड, मैंने उनका ऐसे हाथ पकड़ा, समझ गया ना कैसे पकड़ा के, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का, चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। अब वह डोंट क्राई, अब वह रो मत। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, वो बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे, कहती है तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तो कर्मवीरा मैगजीन आती है जैसे कि आनी थी। आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन को खोलती हूँ। आई सॉ द पिक्चर, मैंने उसमें पिक्चर्स को देखा, और वहां पर मैंने एक स्टोरी देखी काशी यात्रा की। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, कहती जब तुम पीछे से गई हुई थी ना, एक नॉवल आई काशी यात्रा की, और मैं बहुत उत्सुक थी तो मैंने उसको पढ़ने के लिए खोला, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स, मतलब जो कागज था उन्होंने इस तरीके से उस पर हैंड्स को रब किया ओवर द पेजेस, इच्छा व्यक्त की कि काश वो कुछ समझ सकें। बट आई न्यू, कहती लेकिन मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड, लेकिन अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो ये चीज पॉसिबल थी। आई वेटेड ईगरली, कहती मैं बहुत उत्सुकता के साथ वेट कर रही थी कि तुम कब आओ। आई फेल्ट, मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट, मुझे लगा कि मैं ही तुम्हारे गाँव चली जाती हूँ, या मैं किसी और को बोल देती हूँ कि मुझे पढ़ के सुनाओ, लेकिन बेल वो कहेंगे मुझे शर्म आ रही थी। आई कुड हैव आस्क्ड, कहती मैं किसी और को बोल देती गाँव में कि मुझे सुनाओ पढ़कर। आई वॉज टू एम्बेरेस्ड, मुझे बहुत बेइज्जती लग रही थी ऐसा कहने में, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ, किसी पर निर्भर हूँ, और हेल्पलेस, एक लाचार महिला हूँ। वी आर वेल ऑफ, कहते हमारे पास अच्छे पैसे हैं, बट व्हाट इज द यूज ऑफ मनी, लेकिन ऐसे पैसे का फायदा ही क्या जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। आई डिडंट नो व्हाट टू आंसर, कहती है वो, मतलब वो बोल रही है पर्टिकुलरली कौन, आपकी सुधा मूर्ति, कि मुझे समझ नहीं आया कि दादी को क्या जवाब दिया जाए। दादी अपनी बात बोलने में लग रही। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न इन कन्नड़ अल्फाबेट, उन्होंने कहा मैं बता रही हूँ कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं कन्नड़ अल्फाबेट को सीखना चाहती हूँ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं काफी मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, और कहती है कि मैं ये डिसाइड करती हूँ कि जो दशहरे का दिन होगा, दशहरे के दिन जब सरस्वती की पूजा की जाएगी, डेडलाइन मतलब, या डेडलाइन क्या होता है कि किसी भी काम को करने का फाइनल डेट, तो कहती है आज से जब दशहरा आएगा और दशहरे में जब देवी की पूजा की जाएगी, वो दिन होगा जब मुझे सब कुछ याद हो चुका होगा। दैट डे आई शुड बी एबल, उस दिन मैं खुद से अपनी एक नॉवल पढ़ पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। कहती है आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस,
डिटर्मिनेशन बोलते हैं जब किसी एक इंसान ने किसी काम को करने का ठान लिया तो उसको डिटर्मिनेशन कहा जाता है। कहती है कि मुझे उसके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन दिखती है, येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैं उन पर हंसी। अब वह एट दिस स्टेज, अब वह इस 62 साल की उम्र में आप पढ़ना चाहती हैं, अल्फाबेट सीखना चाहती हैं, जब आपके सारे बाल गरे हो चुके हैं, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, आप चश्मा पहनती हैं। ये उस समय चश्मा एक अनयूजुअल चीज था, अब तो बहुत कॉमन हो चुका है। एंड यू वर्क सो मच, और आप तो किचन में इतना काम करते हैं। चाइल्डिशली कहती वही बचपने में मैंने उनका बहुत मजाक बनाया, और वेल उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, वो हंसी। फॉर अ गुड कॉज, वो समझाएंगी अपनी बेटी को, अपनी पोती को, कि अगर तुम अच्छे कॉज के लिए डिटरमाइंड हो, तुमने किसी चीज को ठान लिया, तो तुम लाइफ में किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो। कहती है आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत मेहनत करूंगी, जितना और लोग करते हैं। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, कहती है और पढ़ाई लिखाने के लिए ना, पढ़ाई और लिखाई के लिए कोई भी उम्र नहीं है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वो कहती है मैंने उन्हें अपना ट्यूशन देना स्टार्ट किया। अब वो वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अब वो पढ़ाई में काफी होशियार थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क जो उन्होंने काम किया वो काफी अमेजिंग था। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, फिर रिपीट, फिर उसको दोहराती थी, राइट करती थी। रिसाइट मतलब होता है याद करते हुए दोहराना। आई विश, कहती है मुझे पता नहीं था यार ये ना बड़ी होकर सुधा मूर्ति टीचर बनेंगी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। तो कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर एक टीचर छुपा है, और मेरी फर्स्ट स्टूडेंट मेरी दादी होंगी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर। कहती है मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं टीचर बनूंगी, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाऊंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। फाइनली जो दशहरा फेस्टिवल है वो आ जाता है। मैं चुपचाप से क्या करती हूँ, काशी यात्रा को खरीद लेती हूँ, जो एक नॉवल पब्लिश हुई थी उस समय पर। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ मुझे बुलाती हैं पूजा के प्लेस पर, और मुझे एक स्टूल पर बिठाती हैं। अब देखो दादी ने क्या करेंगी यार, एक्चुअल में भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी इंसान आपको गुरु होता है, आपको उसके पैर छूने चाहिए। तो दादी ने देखो क्या किया, दादी ने उसको एक स्टूल पर बिठाया। किसको, ये दादी है, और ये आपकी कौन है, सुधा मूर्ति, उस समय छोटी थी। तो दादी ने सुधा मूर्ति को स्टूल पर बिठाया और एक टाइप ऑफ फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। क्लियर है, मतलब एक कपड़ा। शी गिव मी फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने कुछ अजीब सा किया। शी बेंट डाउन, वो झुकती है और मेरे पैर छूती हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं चौंक गई, टेकन बैक, मैंने ऐसे एकदम से अपने पैरों को पीछे किया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, कि यार बुजुर्ग लोग कभी जवान लोगों के पैर नहीं छूते। वी हैव एनीवेज द टच द फीट ऑफ गॉड, मतलब हमें सिखाया जाता है कि हमें भगवान, अपनों से बड़े और टीचर्स के पैर छूने चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। वो कह रही है बड़ा अजीब हुआ कि छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, और ये वो टाइम था कि बड़ों ने छोटों के पैर छुए। तो कहती बड़ा रिवर्स हुआ, और ये चीज मुझे सही नहीं लगी। शी सेड, उन्होंने क्या कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं पैर छू रही हूँ एक टीचर के, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी अपनी पोती के नहीं, एक टीचर के मैं पैर छू रही हूँ। एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, जितना प्यार से पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। कहती है एक उस महिला के मैं पैर छू रही हूँ जिसके कारण से मैं कॉन्फिडेंटली नॉवल को पढ़ पा रही हूँ बहुत शॉर्ट पीरियड में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, कहती है मैं फाइनली इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ, मुझे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। इट्स माई ड्यूटी, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने टीचर के पैर छूऊं। इज इट नॉट रिटन, कि हमारे स्क्रिप्चर मतलब हिंदू ग्रंथों में नहीं लिखा कि एक टीचर की इज्जत की जानी चाहिए, एक टीचर का फर्क नहीं पड़ता जेंडर और एज क्या, उसको हमेशा रिस्पेक्ट दी जाए। अब जो सुधा मूर्ति है वो भी अपनी दादी के लिए गिफ्ट लाई थी। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, तो कहती है मैंने भी उनको नमस्कार किया और उनके पैरों को छुआ, और अपना गिफ्ट अपनी दादी को दिया क्योंकि वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। शी ओपनड इट, उन्होंने उस गिफ्ट को खोला और इमीडिएटली पढ़ा। उस पर एक टाइटल था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। तो दादी ने गिफ्ट के कवर को उठाकर गिफ्ट की जो बुक थी उसका टाइटल पढ़ लिया। तो मतलब समझ लो कि दादी पढ़ना लिखना सीख चुकी है। एंड द पब्लिशर नेम, और जो बुक जिसने प्रिंट की थी त्रिवेणी, उसका नाम भी पढ़ा। आई न्यू, कितनी मुझे पता था कि मेरा स्टूडेंट पास हो चुका है विद फ्लाइंग कलर्स। और इसी के साथ आपकी स्टोरी क्या हो जाती है एंड। यार शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्या है कि एक्चुअल में सुधा मूर्ति है, 12 साल की थी, कर्नाटका के नॉर्थ में अपनी दादी के साथ रहती थी। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेहतर नहीं थी, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेहतर नहीं थी, इस कारण से पर्टिकुलरली आपको क्या देखने को मिलता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेहतर नहीं थी, तो सुबह का अखबार दोपहरी में और वीकली मैगजीन एक दिन लेट आया करती थी। उस समय पर एक बहुत फेमस ऑथर हुआ करती थी त्रिवेणी, कन्नड़ में। हालांकि बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई थी, और लगभग 40 साल की उनकी मौत के बाद भी लोग उनकी स्टोरीज को पढ़ना पसंद किया करते थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल जिसका जिक्र हुआ है वो काशी यात्रा थी, जिस पर कि कर्मवीरा करके एक कन्नड़ टीवी सीरियल भी बनाया गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर आगे जिक्र किया गया, आगे किस चीज का जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दादी को ये नॉवल काफी ज्यादा पसंद थी। वीकली जो नॉवल आती थी उनको कौन पढ़कर सुनाया करती थी, आपकी
समझ गए कौन? अपनी सुधा मूर्ति। एक बार सुधा मूर्ति शादी में चली जाती हैं और दादी जो थी वो बहुत डिपेंडेंट फील करती हैं। फिर दादी उस केस में जब बहुत निर्भर हो गई थी किस पर? अपनी पोती पर। तो दादी को बहुत हेल्पलेस लगा। जब वो 1 हफ्ते बाद लौटती है, दादी रोती हुई सारी बात किसको बताती है? इनको, और एक इच्छा प्रकट करती है कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है। वेल ये टीचर बनते हुए अपनी दादी को पढ़ाती हैं और डेडलाइन सेट की गई थी कि फाइनली दशहरे पे सरस्वती पूजा के दौरान वो पढ़ना लिखना सीख चुकी होंगी। और एट द एंड ऑफ द दशहरा मूर्ति पूजन, जब सरस्वती पूजन के लिए इनको बुलाया गया, स्टूल पर बिठाकर एक फ्रॉक गिफ्ट की गई दादी के द्वारा, इनके पैर छुए गए। फिर दादी ने बताया कि पैर क्यों छुए, क्योंकि दादी इनको गुरु मानती है। और इन रिटर्न जो आपकी सुधा मूर्ति थी, उन्होंने अपनी दादी को क्या गिफ्ट किया? उन्होंने अपनी दादी को पर्टिकुलरली एक बुक गिफ्ट की। और जो बुक थी पर्टिकुलरली उस पर क्या लिखा हुआ था? वो जो बुक गिफ्ट की गई थी उस पर क्या लिखा हुआ था? काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, जो कि दादी ने पढ़ा, जिससे पता चलता है कि दादी पढ़ना सीख चुकी थी। तो वेल ये था तुम्हारी स्टोरी में, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल। तो मुझे लगता है कि तुम्हें स्टोरी क्लियर होगी। स्टोरी में तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार से डाउट नहीं होगा। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर कि मैं तुम्हें बता रहूंगा कि इस स्टोरी पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे और तुम्हें आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे।